हम बात करें कार्बन उसके यौगिकों का जो उपयोग है वो अधिकतर कहां पर होगा? अधिकतर उसका एप्लीकेशन ईंधन के रूप में, फ्यूल्स के रूप में हम करते हैं। कार्बन या उसके यौगिकों का प्रयोग हम फ्यूल के रूप में करते हैं। और जो ग्रेफाइट होता है कोमल होता है, ये सॉफ्ट नेचर का होता है। कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है, ट्राई एल्किल या ट्राई क्लोरोमीथेन कहलाएगा, और ये टेट्रा क्लोरोमीथेन कहलाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक सर स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म फिजिक्स बाय पंकज सर में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। ये नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा क्लास 10th का, और केमिस्ट्री का ये क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन क्या है, या कार्बन से बनने वाले यौगिक कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अगर हम बात करें कि कार्बन से बनने वाले यौगिक, जो कार्बन और हाइड्रोजन से संयोजन से बनने वाले यौगिक हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि कार्बन के कंपाउंड्स कहां कहां पाए जाते हैं, तो कार्बन के यौगिक जो है लिविंग थिंग्स की बात करें, सजीवों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में कार्बन या उससे बनने वाले यौगिक पाए जाते हैं, और इन्हीं को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में कार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन से बनने वाले हाइड्रोकार्बन्स को देखने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन्स में जैसा आपको पता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। या इनके हम और भी यौगिकों को समझें तो क्रियात्मक समूहों को जोड़ दे, फंक्शनल ग्रुप्स को अगर जोड़ दे, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को जोड़ करके और भी अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। समझते हैं पहले व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या होंगे? हम बात करें कार्बन की, सबसे पहले कार्बन के बारे में हम समझने का प्रयास करें तो कार्बन एक एलिमेंट है, एक तत्व है जो पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। और कार्बन की हम बात करें, इसका परमाणु क्रमांक है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करें तो 1s2 2s2 2p 2p2। तो ये क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कार्बन का। इसके बाह्य कोश में हम देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है। अगर हम बात करें कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होगी? तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी संयोजकता, वैलेंसी कहलाएगी। इट मींस कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन की संयोजकता है 4। क्लियर है? अगर हम बात करें, कार्बन हमारे पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में भी कार्बन या उससे यौगिक पाए जाते हैं, जिसे हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं में कार्बन की उपस्थिति होगी। हम बात करें, कार्बन जो है भू परपटी में, अर्थ क्रस्ट में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भाई वायुमंडल में हम गैसों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, जो कार्बन है वो सर्वतोमुखी, जिसे आप कहेंगे हर जगह व्याप्त होने वाला यह पदार्थ है। जो कार्बन है वो हर जगह लगभग व्याप्त है, भू परपटी हो, वायुमंडल हो, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो, हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं वो कार्बन या उसके यौगिकों से बनती हैं। अगर हम बात करें कि हमें जो हम भोजन जो करते हैं उससे हमें जब ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होगी? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। जब हम भोजन करेंगे या जो भी चीजें हम खाते हैं उसमें हमें क्या प्राप्त होता है? उसमें हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज, या हम बात करें हमें प्राप्त होती है, जैसे हम कार्ब्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो उसमें हमें ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6। C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप ने क्या देखा कि ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे आपके शरीर में होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो सभी कार्बन या उसके यौगिकों से ही संपन्न होती है।
जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो भी कार्बन का ही एक यौगिक है। तो कार्बन हर जगह व्याप्त है, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है, लगभग सभी जगह ये व्याप्त है, राइट। कार्बन भूपरपटी में अर्धपृष्ठ में खनिज की बात करें तो ये 0.02% उपस्थित होता है खनिज पदार्थों के रूप में। जैसे कोयले में कार्बन पाया जाता है, राइट, कोयले में कार्बन पाया जाता है, या कार्बन के कई सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे। हम कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की बात करें, कार्बन के अपर रूप की बात करें तो कार्बन के बेसिकली 3 अपर रूप हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है कार्बन के 3 अपर रूप हैं, एक तो कोयला जिसे कोक कहते हो आप, ग्रेफाइट और डायमंड। कार्बन के 3 अपर रूप है, देखेंगे ग्रेफाइट है, डायमंड है और हम बात करें फुलरीन है। क्या है? फुलरीन है। तो ये 3 टाइप के क्या है? कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है, अपर रूप है। तो इसी प्रकार से कार्बन कई प्रकार के पदार्थों में पाया जाता है और यहां हम देखें कार्बन की भूपरपटी में उपस्थिति 0.02% के आसपास। वायुमंडल में हम कार्बन की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, CO2 के रूप में पाया जाएगा और पूरे वायुमंडल में कुल गैसों का प्रतिशत अगर देखें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की गैसों में उपस्थित होती है, राइट। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कार्बन या उससे पर बेस्ड है। तो कार्बन का आप प्रयोग देखेंगे, कार्बन का सर्वथा या हर जगह ज्यादा से ज्यादा यूज है, हर जगह कार्बन हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये कुछ हमने बेसिक समझे कि कार्बन क्या है, कार्बन के अपर रूपों को हम पढ़े, कार्बन की संरचना को अगर हम समझ पाए कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 4 आबंध का निर्माण करता है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करें कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड, या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन, या तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, या हम बात करें कार्बन क्या बनाता है? एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो यहां हम देखेंगे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 आबंध बनाता है। आगे जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तो कार्बन के संकरण की अवस्थाओं को भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है। चलिए यहां आपको थोड़ा सा बताते चलेंगे। यहां पर कार्बन की अगर हम बात करें कि यहां पर बॉन्ड 4 है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp3 होगा, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आगे जब क्लास 11th में आप चीजों को पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी आप वहां पढ़ेंगे कि कार्बन पर संकरण की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। क्लियर? चलो भाई, तो इसी प्रकार से कार्बन की वैलेंसी को हमने समझा कि कार्बन की जो संयोजकताएं हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। अब आइए हम समझने का प्रयास करें कि कार्बन और उसके यौगिक किस प्रकार से बनेंगे, इनका यूज क्या है, कहां कहां इनका हम प्रयोग करते हैं। हम बात करें कार्बन एवं उसके यौगिकों का जो उपयोग है वो अधिकतर कहां पर होगा? अधिकतर उसका एप्लीकेशन ईंधन के रूप में, फ्यूल्स के रूप में हम करते हैं। कार्बन या उसके यौगिकों का प्रयोग हम फ्यूल के रूप में करते हैं, राइट। क्योंकि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस प्रकार से ये एनर्जी रिलीज होती है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, प्रकाश रिलीज होगा, लाइट एनर्जी रिलीज होगी। तो कार्बन की ऑक्सीजन के साथ बर्निंग पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा आप कह सकते हैं ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका हम प्रयोग किस में कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? हम बात करें बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होना, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ऊष्मा और प्रकाश का बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस है वो क्या होगी? वो कार्बन और उसके यौगिकों के यूज पर बेस्ड है और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हम कहां करते हैं? फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए, इनके अतिरिक्त हम बात करें इनका प्रयोग ज्वलन ताप के मध्यम, कैलोरी मान अधिक होता है। इनके हम बर्निंग पॉइंट की बात करें, ज्वलन ताप जो है वो कैलोरी मान इसका अधिक होता है और इसी के लिए यहां पर इसके दहन से कोई अवशेष नहीं बचता। जब इसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं,
तो इसमें कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता और ना ही ये हानिकारक गैसें उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया के पश्चात क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होती है और इसका प्रयोग हम विभिन्न एस्पेक्ट्स में करते हैं। चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। आइए देखते हैं। कार्बन के परमाणु की संख्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसा मैंने बताया आपको 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 और 4, के कोष में 2, एल कोष में 4, तो 2,4 इसकी एटॉमिक नंबर। हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसा आपको पता है कि कोई तत्व, कोई परमाणु की स्टेबिलिटी तब होगी जब उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। वो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, इसीलिए वो कई प्रकार के रिएक्शंस करता है, विक्रियाएं करता है, अन्य तत्वों के साथ यौगिकों का निर्माण करता है। तो चलिए समझते हैं कि उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए भाई इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को गेन करना है। गेन ऑफ इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, गेन ऑफ इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करने के लिए कार्बन क्या करेगा। भाई अक्रिय गैस की संरचना, भाई अक्रिय गैस तत्व कौन कौन से होते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो ये क्या है, ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। अब ये अस्थायी संरचना को प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए कार्बन अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए क्या करता है, कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। देखो आउटर क्रोमोसोम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यह प्राप्त कर सकता है, परंतु नाभिक के 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाना इसके लिए इतना आसान नहीं है, इसीलिए क्या करेगा, कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखिए बाह्य कोश में कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4, 2,4। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। इस प्रकार कार्बन के परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या 4 इलेक्ट्रॉन खोना दोनों ही अत्यंत कठिन है। इसीलिए क्या करेगा, इसीलिए कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, वो बनाएगा बॉन्ड, और जो कार्बन से उपस्थित बॉन्ड होगा वो सह संयोजक बंध कहलाते हैं और इस प्रकार ये यौगिकों का निर्माण करते हैं। चलिए समझते हैं आगे की तरफ। इसी प्रकार से कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ, अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ क्या करेगा, संयोजकताओं को कैसे कंप्लीट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। क्या करेगा, अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपनी संयोजकता को पूरी करता है। क्या करेगा, अपनी संयोजकता को पूरी करेगा और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है। साझेदारी से अपनी संयोजकता को पूरा करता है और इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता पूर्ण होती है। कार्बन इसके लिए 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कार्बन 4 बंधों का निर्माण करता है। ये 4 बॉन्ड किसी भी टाइप से हो सकते हैं, चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधों को सह संयोजक बंध कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कार्बन क्या करेगा, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएगा, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ये दान दे पाएगा। इसीलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप आबंध निर्माण करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन जैसे तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने में सक्षम होते हैं और इसी प्रकार से ये कार्बन के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, जिससे क्या बनेगा, जिससे कार्बन 4 वैलेंसी अपनी 4 संयोजकताओं को पूर्ण करता है। जैसे हम बात करें, कार्बन आसानी से हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप कंपाउंड बनाएगा, इसके आपको पता ही है मीथेन मॉलिक्यूल CH4। CH4 क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से बना कंपाउंड है, इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो इसी प्रकार से इसे विभिन्न प्रकार के क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तत्वों से साझेदारी करता है, परमाणुओं से, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, इन सभी परमाणुओं से
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा कंपाउंड का। ये बात क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़े, आइए समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बने बंध को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब देखिए जो कार्बन परमाणु है वो अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करता है और आबंध का निर्माण करता है। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बने बंध को क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंध कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे आइए हम समझते हैं कि कार्बन के हाइड्रोजन से किस प्रकार से साझेदारी होगी। भाई कार्बन के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4 और प्रत्येक हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आसानी से क्या करेगा, कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके और इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, आबंध निर्माण करेगा और कार्बन की हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड से जुड़ेंगे और इसकी वैलेंसी होगी 4, इसकी संयोजकता होगी 4 और ये 4 प्रकार के बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 4 एकल आबंध बनाते हैं और इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे, ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएंगे, सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। क्लियर है। आइए हम समझते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके भौतिक गुणधर्म क्या है, इनके बॉन्ड के बीच ये जो बॉन्ड बना, सहसंयोजी बंध बना, इनके बीच किस प्रकार का बल कार्य करेगा, कैसा फोर्स लगेगा, चलिए समझते हैं। हम बात करें सहसंयोजक यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम काम करेगा इनके बीच, इसीलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। ठीक है। सामान्यतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि आवेशित कण नहीं बनाते। ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसा क्यों होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भाई इनमें आवेश नहीं होगा। क्या होगा, ये आवेशित कण नहीं, चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल नहीं बनते तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या क्या है। भाई एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन का अपर रूप, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप की हम बात करें तो कार्बन के जो अपर रूप पाए जाते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। जैसे एक डायमंड है, हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन कहलाएगा, फुलरीन, फुलरीन कहलाता है। ठीक है। चल आइए समझते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन अपर रूपिक रूप में पाया जाता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन के 3 बड़े फेमस अपर रूप हैं जिसमें आपका डायमंड, ग्रेफाइट और क्या कहलाएगा, फुलरीन कहलाता है। चलिए इसी को हम समझते हैं। जो हीरा, डायमंड और ग्रेफाइट है ये दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, दोनों ही अपर रूप है। फुलरीन अपर रूप भी रिसेंट खोजा गया है। ठीक है, लेकिन ये दोनों सबसे पुराने अपर रूप कहलाते हैं। इन अपर रूपों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। वही रासायनिक गुणधर्म कैसे समान है, दोनों में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो ग्रेफाइट है वो सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर है, जबकि डायमंड 3D स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय ज्यामिति में यह व्यवस्थित होता है। इन दोनों में क्या पाया जाएंगे, कार्बन पाया जाएगा। ठीक है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। क्या होगा, हीरे में जो कार्बन का प्रत्येक परमाणु है वो कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्डेड होता है, आबंधित होता है, जिसमें एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। क्या बनेगा, रिजिड 3 डायमेंशनल स्पेस बनता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर बनता है और इस प्रकार से त्रिविमीय ज्यामिति व्यवस्था बनती है इसकी। क्लियर, त्रिविमीय ज्यामिति व्यवस्था का निर्माण होता है। जबकि हम ग्रेफाइट की बात करें,
ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का परमाणु कार्बन आबंध के 3 कार्बन या 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में, एक ही प्लेन में होगा, जिससे इसमें क्या बनेगी, षटकोणीय प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। हेक्सागोनल क्या बनेगी, व्यू मिलता है, हेक्सागोनल संरचना मिलती है। और ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल, देखो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। जो ये संरचना है वो कैसी होगी, वो 2D स्ट्रक्चर है, वो द्विविमीय ज्यामिति बनाता है। जबकि हम बात करें डायमंड की संरचना कैसी है, 3D स्ट्रक्चर्स का फॉर्म करता है। कैसा फॉर्मेशन करेगा, 3D संरचना का निर्माण करता है। तो कार्बन के अपर रूपिक फॉर्म को हमने देखा, जिसमें ग्रेफाइट है, डायमंड है। फुलरीन की बात करें, फुलरीन को बेसिकली C60 C70 कहते हैं। कार्बन के 60 और 70 कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ेंगे और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। इसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। तो ये 3 अपर रूपिक फॉर्म कहलाएंगे, राइट। तो 3 अपर रूपिक में 2 फेमस है, डायमंड और ग्रेफाइट, इनको आपको जानना जरूरी है। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या है, ये कार्बन के ही अपर रूपिक फॉर्म है, उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या होंगे इसको हम समझते ही चलते हैं, राइट। हम बात करें हीरा, हीरे की जो प्रकृति है, डायमंड है, वो कैसा है, वो कठोरतम प्रकृति का होता है। कैसा होता है, ये हार्डेस्ट मटेरियल है, ये कठोरतम प्रकृति का है। हीरा विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक है, ठीक है। जबकि हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट 2D स्ट्रक्चर होगा, द्विविमीय ज्यामिति व्यवस्था होती है। और जो ग्रेफाइट होता है कोमल होता है, ये सॉफ्ट नेचर का होता है। कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये विद्युत और उष्मा के दोनों के सुचालक होते हैं। जबकि हम हीरे की बात करें, हीरा विद्युत का कुचालक है और उष्मा का क्या है, सुचालक है, ठीक है। चलिए, हीरा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। जबकि बात करें ग्रेफाइट जो है अपारदर्शी होता है, ग्रेफाइट को हम आर पार नहीं देख सकते, जबकि हीरा क्या है, पारदर्शी से आर पार आसानी से हम देख सकते हैं। तो इनके बेसिक डिफरेंसेस रहे, बेसिक अंतर है कि क्या क्या अंतर पाए जाएंगे हीरे में और ग्रेफाइट में। ये दोनों ही कार्बन के अपर रूपिक फॉर्म है, दोनों ही कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी, आइए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। कार्बन की बात करें, कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति, जैसे आप कहेंगे यूनिवर्सल नेचर, है ना, यूनिवर्सल नेचर ऑफ कार्बन। सर्वतोमुखी मतलब जहां हर जगह व्याप्त हो, ठीक है, यूनिवर्स में हर जगह व्याप्त हो। जैसे बात करें यूनिवर्सल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन हर जगह व्याप्त कहां कहां पाया जाता है, या कार्बन की प्रकृति, कार्बन का नेचर कैसा है, कार्बन के कौन कौन से गुण हैं जो उसके कई सारे अधिक यौगिकों का निर्माण करने में सहायक होंगे। चलिए इसी को हम समझते हैं। हम बात करेंगे कि कार्बन क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। कार्बन क्या है, सहसंयोजी आबंध बनाएगा। अब सहसंयोजी बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इसे काफी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यौगिकों का निर्माण करते हैं। और हम वैसे बात करें कि बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण कैसे करेंगे, तो इसमें एक गुण पाया जाता है और उस गुण का नाम है कैटिनेशन पावर। क्या है भाई, कैटिनेशन पावर, जिसे हम कहेंगे श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और इसी गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। प्रकृति में कार्बन के पाए जाने वाले ज्ञात यौगिकों की संख्या 10 लाख या इससे भी अधिक है। इसमें पाया जाता है कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण। कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है, नॉर्मल चेन बनाता है, रिंग चेन बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बन कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है, तो इसीलिए इसकी यौगिकों की संख्या सबसे सर्वाधिक है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। और इसके 2 कारक हैं, 2 फैक्टर है। पहला क्या है, इसका कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण, कैटिनेशन पावर जिसे हम श्रृंखलन के गुण, श्रृंखलन की शक्ति कहते हैं। दूसरा है क्वाटिनरी वैलेंसी, क्वाटिनरी वैलेंसी जिसे आप कहोगे चतुसंयोजकता। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, कार्बन की संयोजकता है 4, तो इसकी चतुसंयोजकता
और कैटिनेशन पावर, क्वाटिनरी वैलेंसी और कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण और चतुसंयोजकता, दो ऐसे गुण हैं जो कार्बन के सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्लियर है? चलो अब आइए हम समझते हैं कि कैटिनेशन पावर क्या है, श्रृंखलन का गुण क्या है, या कार्बन ही ऐसा तत्व क्यों है कि वो कई अन्य तत्वों के साथ क्या करता है, कैटिनेट करता है, श्रृंखलन करता है, लॉन्ग चेन बनाएगा, शॉर्ट चेन बनाएगा, वलय संरचना बनाएगा, ठीक है, साइक्लिक चेन बनाएगा, चक्रीय श्रृंखला बनाता है। तो इसका रीजन क्या है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यूनिक पावर होता है। कार्बन का कार्बन के साथ या कार्बन का विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाने की यूनिक पावर होती है, अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इसी गुण को हम कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। क्या कहेंगे? श्रृंखलन का गुण कहा जाता है, राइट। श्रृंखलन के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या विशाल होती है। क्या होगी? श्रृंखलन का गुण पाया जाएगा, इसी के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। कार्बन के कई सारे यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन की अभी हम बात करें जनरली तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तो हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अब इससे बनने वाले कई क्रियात्मक समूह, कई फंक्शनल ग्रुप जब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से जुड़ेंगे तो मल्टीपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वाटिनरी वैलेंसी की बात करें। चतुसंयोजकता किस प्रकार से इसे हेल्प करती है कंपाउंड्स फॉर्मेशन में। क्वाटिनरी वैलेंसी, कार्बन चतुसंयोजन प्रकृति का तत्व है, क्वाटिनरी नेचर का एलिमेंट है, इसलिए चार अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम है, जिससे कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या है। क्वाटिनरी स्ट्रक्चर होता क्या है? हम बात करें, कार्बन की वैलेंसी है 4। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, विभिन्न अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ ये आबंध बनाते हैं। जैसे हम कार्बन की बात करें, ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, हेलोजन के साथ भी। ठीक है, तो ये विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। इसकी चतुसंयोजकता होने के कारण, क्वाटिनरी वैलेंसी होने के कारण इनके यौगिकों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है, इनके सबसे अधिक यौगिक है, और इसी प्रकार से ये क्या करते हैं? कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो चतुसंयोजकता, क्वाटिनरी वैलेंसी और श्रृंखलन का गुण, कैटिनेशन पावर, दो इसके ऐसे गुण हैं, श्रृंखलन गुण और चतुसंयोजकता प्रकृति। चतुसंयोजकता, दो इसके ऐसे गुण हैं जो कार्बन के यौगिकों की अधिक संख्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, इसके लिए दो गुण की आवश्यकता है। एक है श्रृंखलन गुण, कैटिनेशन पावर, जबकि दूसरी क्या है? क्वाटिनरी वैलेंसी, जिसे आप कहेंगे चतुसंयोजकता। क्या कहते हैं? चतुसंयोजकता, कि कार्बन के यौगिकों में कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 4 संयोजकताएं ये प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की। आइए देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनके हम बात करें, संतृप्त यौगिक क्या है और संतृप्त यौगिक क्या है, या हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, जहां भी हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड जो है बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स किसे कहेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, संतृप्त यौगिक। ठीक है, कार्बन परमाणुओं के बीच अगर केवल सिंगल बॉन्ड, केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक हमें प्राप्त हो, वो संतृप्त यौगिक कहलाएं, क्योंकि ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणु के बीच क्या पाया जाए? केवल सिंगल बॉन्ड कार्बन पाया जाए। कार्बन के यौगिकों में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो, कार्बन के सिंगल बॉन्ड का ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो, दैट वन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे, संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। अगर हम बात करें कि कार्बन के यौगिकों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, भाई कार्बन के यौगिकों में डबल बॉन्ड पाया जाए, कार्बन के यौगिक में पाया जाए डबल बॉन्ड,
कार्बन के यौगिक में डबल बॉन्ड या कार्बन के यौगिकों में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो ये अनसेचुरेटेड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे, असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। भाई द्विबंध अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिकों को अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है, एकल बंध से जुड़ा कार्बन यौगिक है तो संतृप्त यौगिक कहलाएगा, जबकि द्विबंध और त्रिआबंध से जुड़ा कार्बन का यौगिक है वो असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। एग्जाम्पल अभी एक एक करके हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, इसी के बिहाफ पर हम समझते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ऐसा आप कह लो, CH का होल X, ठीक है, या CXHY, कुछ भी आप कर लो, राइट। तो CH का होल X ये क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हाइड्रोकार्बन, या CXHY कह सकते हैं आप जनरली। ठीक है, तो इस प्रकार से यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से इससे बने हुए कंपाउंड हो तो वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ठीक है, चलो इसी के बिहाफ पर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझते हैं। जैसा अभी आपने कहा संतृप्त और असंतृप्त और हाइड्रोकार्बन। चलो इसी बात को हम समझ लें। बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन है वो तीन, बेसिकली हाइड्रोकार्बन तीन है। जैसे एक है एल्केन, एल्केन, एक है एल्कीन, एक है एल्काइन, एल्काइन। इस प्रकार से लिख सकते। इनके हम जनरल फॉर्मूले की बात करें, सामान्य सूत्र की बात करें, CnH2n+2 क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? CnH2n+2। एल्कीन जो कहलाता है CnH2n, एल्कीन। एल्काइन कहलाएगा CnH2n-2। क्या कहलाएगा? 2n-2। ये एल्काइंस कहलाते हैं। अब हम एल्केन की बात करें, एल्केन के यौगिकों में थोड़ा सा इसे हम समझ लें। एल्केन के हम यौगिकों की बात करें तो एल्केन के यौगिकों में जो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड है, इनके हम बॉन्डिंग नेचर की बात करें, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है। क्या होगा? अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो ये कैसा है? डबल बॉन्डेड कार्बन यहां पर है, यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो भी हमने क्या बात किया था? सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक क्या कहलाएंगे? जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, और जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जाएंगे वो असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे, राइट। चलो भाई, अब CnH2n+2 अगर n = हम क्या रख दें? n = 1 रख दें तो पहला कंपाउंड बनेगा CH4 मीथेन, फिर बनेगा C2H6 एथेन। इस प्रकार से बनता चला जाएगा। भाई n की जगह हम 1 रख दो तो 1, और यहाँ 2 + 2 4, CH4 मीथेन, एथेन, प्रोपेन। इस प्रकार से कंपाउंड्स बनेंगे C3H8, राइट। 2 3 6 2 8। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर यही हम बात करें, यहां हम 2 रख दे, n = यहां 2 रखेंगे, ठीक है, तो बनेगा C2H4, इथीन कहलाएगा, इथाइलीन कहेंगे, ये डबल बॉन्डेड है। यहां 3 रख दें तो क्या बनेगा? C3H6, राइट। चलो अगर यहां हम क्या रख दें? 2 रख दें तो C2 और 2 2 4 -2 H2, एसिटिलीन, एसिटिलीन बनता है, राइट। ये यहां 3 रख दे तो क्या बनेगा? C3, 3 2 6 -2 4, C3H4। यहां आपने समझ लिया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये 3 प्रकार के कंपाउंड्स हैं, 3 प्रकार के यौगिक बनेंगे। इन तीनों को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसका नाम है मीथेन, लिख लो भाई, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। क्या नाम है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन। अच्छा, नामकरण कैसे करते हैं? तो रूट वर्ड के बिहाफ पे नामकरण करते हैं। चलिए जनरली आपको वो भी हम बता दे रहे हैं। इसे एथीन या एथिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एथिलीन कहेंगे। कॉमन नेम अगर हम बात करें, इसे एथिलीन कहते हैं।
ये एल्कीन है तो एथिलीन कहलाएगा, ये प्रोपिलीन कहलाएगा, प्रोपिलीन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एसिटिलीन कहलाता है, एसिटिलीन कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनके नामकरण किए जाते हैं। अच्छा, नामकरण करते कैसे हैं, आइए थोड़ा सा आपको हम बता दें। देखिए, कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन के नंबर्स के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, रूट वर्ड का प्रयोग करते हैं, इसे मूलाक्षर कहते हैं। क्या कहेंगे, रूट वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम मूलाक्षर कहते हैं, और मूलाक्षर के बिहाफ पर इनका नामकरण करते हैं। आइए हम देखें, कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, इनके किस प्रकार से हम नामकरण करेंगे। 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है, या 9 है या 10 है, दैट सफिशिएंट। इतना आपके लंबे चैन्स आपको नहीं देखने को मिलते, लंबी श्रृंखलाएं देखने को नहीं मिलती। हम कार्बन, अगर एक कार्बन का कंपाउंड है तो उसका रूट वर्ड है मेथ, अगर 2 है तो है एथ, 3 है तो है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, ठीक है, 9 है नॉन, 10 है डेक, राइट। ऐसे आगे भी कर सकते हो, 11 का अनडेक, 12 का डोडेक, 13 का ट्राइडेक। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे एक कार्बन की संख्या का कंपाउंड है CH4, तो मीथेन, एन जुड़ेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में एन, इन, आइन जुड़ता है। अगर हम आगे भी बात करें, ये मूलाक्षर कहलाते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिकों का आप नामकरण करते हैं तो दो चीजों का प्रयोग करते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। एक को कहते हैं पूर्व लग्न, दूसरे को कहते हैं अनुलग्न। पूर्व लग्न और होता है अनुलग्न, राइट। तो पूर्व लग्न में आप क्या लगाते हैं, रूट वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। रूट वर्ड पूर्व लग्न जो पहले लगता है, अनुलग्न जो बाद में लगता है, राइट। पूर्व लग्न में क्या लगाते हैं, जैसे आपको नामकरण करना है CH4 का, तो कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ होगा, और ये क्या है, एल्केन है तो एन जुड़ेगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आपको C2H4 का करना है, अब आपको पता है ये एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ होगा, और ये क्या है, एल्कीन है तो इन जुड़ेगा तो इथीन हो जाएगा। यहां आप देखोगे C2H2, अब आपको पता है कार्बन की संख्या 2 है, एथ है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये एसिटिलीन है, इथाइलिन है। अब बेसिकली हम बात करें ये क्या है, C2H2 एल्काइन है तो आइन जुड़ता है तो इथाइन हो जाएगा, राइट। नामकरण समझ में आ रहा है, कैसे करेंगे। पहले रूट वर्ड मूलाक्षर के आधार पर हम करते हैं। मूलाक्षर में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, 11 का अनडेक, 12 का डोडेक, इस प्रकार से करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एन, इन, आइन देखेंगे। अब CH4 क्या है, एन है, एल्केन है, एन जुड़ेगा, एल्केन है, लास्ट में एन जुड़ेगा। ये क्या है भाई, एल्कीन है, एल्कीन है, लास्ट में इन जुड़ेगा। ये क्या है भाई, एल्काइन है, लास्ट में क्या जुड़ेगा, आइन जुड़ेगा। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो भाई समझ लेते हैं ये बात पूरी तरीके से क्लियर हुई। प्रीफिक्स सफिक्स समझ में आया। प्रीफिक्स में रूट वर्ड का ही प्रयोग करते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, इसका प्रयोग करेंगे। सफिक्स में हम बात करते हैं एन, इन, आइन की। भाई जैसा हमने बताया आपको, एन है एल्केन, इन है एल्कीन और आइन है एल्काइन, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बात क्लियर। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट के, ठीक है। चलो ये भी हम बात कर रहे थे एथेन, एथीन, एथाइन जिसे आप कहेंगे, ठीक है। अब एथेन, एथीन, एथाइन कह करके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कहिए, जनरली कहिए, जनरल कहिए। अब इनके कंपाउंड्स करेंगे। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य यौगिक एथेन कहलाते। एथेन नहीं, एल्केन कहलाएंगे बेसिकली। ये एथेन ना लिख के आप सिंपल लिखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। जहां अभी मैंने आपको बताया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये ज्यादा सही है क्योंकि ये जनरल को प्रेजेंट करता है।
अब स्पेसिफिक तो कई सारे कंपाउंड बन सकते हैं जिनका सूत्र C2H6 है, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन करेंगे, एथेन एथीन एथाइन कहेंगे, ठीक है। किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक है C2H2, जिसे एथाइन कहेंगे। ये बात समझ में आई? C2H2 एथाइन, C2H4 एथीन और CH4 या C2H6 एथेन कहलाएंगे। और ये सभी क्या है? ये सभी इनके नामकरण है। IUPAC नामकरण करते समय इनका हम ध्यान रखते हैं, IUPAC नामकरण के आधार पर इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका जो जनरल नामकरण कहलाता है वो IUPAC नामकरण कहलाता है। इसी को कहते हैं इंटरनेशनल यूनियंस ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक डिपार्टमेंट है जो अन्य कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम का सुझाव देता है कि इनका हम नामकरण किस आधार पर करते हैं, ठीक है। चलो आइए बढ़ेंगे। आइए देखते हैं संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता किसे कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, समावयवता किसे कहेंगे? पहले इसी बात को आप समझने का प्रयास करिए। समावयवता होता क्या है? दोज कंपाउंड्स विच हैव same chemical formula but different structure formula, that is called isomerism, and that the phenomena is known as isomerization. इसे समावयवता कहेंगे। एक ऐसा यौगिक जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र में भिन्नता हो, वो समावयवी कहलाएंगे। और ऐसी संरचना समावयवता कहलाती है। ऐसी क्या कहलाएगी? संरचनात्मक समावयवता, जिनके स्ट्रक्चर्स में क्या हो? चेंजेस आ जाए, राइट। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान है, आणविक सूत्र समान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, संरचना सूत्र में भिन्नता है, वो संरचनात्मक समावयवी कहलाएंगे। और ये घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगी, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। चलो भाई, इसी बात को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। संरचनात्मक समावयवता, आइए इसको हम समझ ले। देखिए, ऐसा यौगिक जिनके आणविक सूत्र अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र में भिन्नता, वो कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे, इस बात को समझिए। जैसे केमिकल फॉर्मूला है C2H6O, यह है केमिकल फॉर्मूला, अणुसूत्र है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए दो प्रकार के यौगिक होते हैं। अगर OH समूह जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको एल्कोहली समूह कहेंगे, एल्कोहल समूह या एल्कोहली समूह कहते हैं। ये क्या है? क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर ऐसे ROR सूत्र के यौगिक जुड़े हों तो ये ईथर कहलाता है। क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। और इसी फॉर्मूले से दो कंपाउंड बनते हैं। एक तो बनता है C2H5OH। आप देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या इसी के बराबर है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। ये कहलाएगा एथिल अल्कोहल। क्या कहलाएगा भाई? कार्बन की संख्या 2 तो रूट वर्ड क्या? एथ, एथिल। OH समूह है, अल्कोहलिक ग्रुप है, एथिल अल्कोहल। अगर हम बात करें, कंपाउंड ऐसे बनता है CH3OCH3। अब आप बताओ कि कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, ये क्या है? ये ईथर कहलाएगा। और ये कहलाता है डाई मेथिल ईथर। भाई 2 मेथिल ग्रुप जोड़ा है तो डाई मेथिल, और ये है ईथर। तो इस प्रकार से आप यहां क्या समझ रहे हैं कि एथिल अल्कोहल और डाई मेथिल ईथर ये दोनों एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी हैं। और ये संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इनके अणुसूत्र समान है, इनकी संरचना सूत्र में भिन्नता है। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्कोहली समूह जुड़ा हुआ है, इनकी संरचना अलग है। इसमें ईथर समूह जुड़ा है, इसकी संरचना अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। और ये घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट करके। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर और आइए समझते हैं हेट्रो एटम्स किसे कहेंगे, विषम परमाणु किसे कहते हैं। इसी बात को हम समझेंगे कि हेट्रो एटम्स किसे कहा जाए। भाई होमो एटम्स का मीनिंग है कि जब हम कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की सीरीज में कार्बन या उससे तत्व जुड़ा हो तो वो कार्बन का या
सम समूह कहलाएगा, सम परमाणु कहलाएगा। जब कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व जुड़े हो, अन्य परमाणु जुड़े हो, तो वह हेट्रो एटम कहलाते हैं। चलिए समझते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करे। भाई हाइड्रोकार्बन है, CH4 है, और उसमें हाइड्रोजन को एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को ऐसे प्रतिस्थापित करे, सब्स्टिट्यूट करे कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहेंगे? विषम परमाणु कहते हैं। एग्जाम्पल आइए समझाते हैं आपको। जैसे ये है मीथेन CH4, और CH4 की अगर हैलोजन या क्लोरीन से क्रिया करा दें, मीथेन की क्लोरीन से क्रिया करा दें, तो आप देखोगे पहले स्टेप में CH3Cl एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दूसरे स्टेप में एक दूसरा क्लोरीन दूसरे फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। आपने क्या देखा कि जब एक से अधिक हाइड्रोजन को कोई अन्य तत्व का परमाणु इसको प्रतिस्थापित करे, वो विषम परमाणु कहलाएगा। तो जिसे आपने देखा CH3Cl, जिसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड, क्या कहेंगे? मेथिल क्लोराइड कहते हैं। CH2Cl2 मेथिलीन क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेथिलीन क्लोराइड कहलाता है। आगे और भी रिप्लेसमेंट होगा, CHCl3 भी होगा और CCl4 भी होगा। क्या होगा? CHCl3 भी होगा और CCl4 भी होगा। ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है, ट्राई एल्किल या ट्राई क्लोरोमीथेन कहलाएगा, और ये टेट्राक्लोरोमीथेन कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? कार्बन, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ये हैलोजन या क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस किया गया है। क्लोरीन कैसा है? विषम परमाणु है, और इसकी संयोजकता हर जगह संतुष्ट है। कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। अब आइए हम समझते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है, जहां अभी हम बात कर रहे थे क्रियात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप्स की। आइए समझते हैं क्रियात्मक समूह किसे कहेंगे। जब किसी विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का जो समूह है वो कार्बन यौगिकों की अभिक्रियाशीलता तथा उसको विशिष्ट गुण प्रदान करे, तो वो कार्यात्मक समूह कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, या प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। भाई जब कोई विषम परमाणु है या विभिन्न परमाणुओं का समूह है और वो कार्बन के यौगिकों की अभिक्रियाशीलता को बढ़ावा दे रहा है या उसमें एक विशेष गुण का उत्पन्न कर रहा है, तो वो कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप। जैसे भी मैंने बात की, एग्जांपल ले लो, जैसे OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ROR ग्रुप ईथर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ROH अल्कोहल, ROR ईथर। हम बात करें RNH2 एमीन ग्रुप। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। मतलब NH2 फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन ये फंक्शनल ग्रुप है। हम बात करें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ता है अगर, ये कार्बोनिल समूह कहलाएगा। ठीक है, RCOOR वो एस्टर कहलाएगा, COOR एस्टर कहलाएगा। ये सभी क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे अल्कोहलिक समूह, ईथर समूह, एमीन ग्रुप जिसे आप कहते हो कार्बोनिल ग्रुप, या हम बात करते हैं एस्टर ग्रुप, ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं, सभी क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, चलो फटाफट करके हम आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी जिसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी क्या है? यौगिकों की वह श्रृंखला, कंपाउंड्स का ऐसा सीक्वेंस, ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित हो, तो उसे होमोलोगस सीरीज कहा जाता है, समजातीय श्रेणी कहेंगे। भाई हम बात करते हैं कोई हाइड्रोकार्बन है और एक क्रियात्मक समूह से वो प्रतिस्थापित हुआ और उसी क्रियात्मक समूह के उसके सारे यौगिक प्रतिस्थापित हुए, तो एक सीरीज का फॉर्मेशन होता है, इसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात कर लें, जैसे मीथेन है, इथेन है, ऐसे क्या होता है, या मेथिल ग्रुप है, अब ये किससे रिप्लेसमेंट हुआ? OH से, तो बनाता है CH3OH मेथिल अल्कोहल, फिर बनाएगा C2H5OH एथिल अल्कोहल, फिर C3H7OH प्रोपिल अल्कोहल, C4H9OH ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं।
क्या कहलाएगी? समजातीय श्रेणी कहलाएगी। पहले आपका मेथिल ग्रुप यहां अटैच हुआ, मेथिल अल्कोहल, भाई मीथेन से मेथिल ग्रुप, फिर एथिल, एथेन से एथिल ग्रुप, फिर प्रोपिल ग्रुप, फिर ब्यूटिल ग्रुप। तो ये सभी अगर ग्रुप इससे अटैच्ड होते हैं OH समूह से तो ये होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं, ये समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। और इनमें जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है वो OH ग्रुप जुड़ा है, जिसे अल्कोहलिक समूह कहते हैं। क्या कहेंगे? अल्कोहलिक ग्रुप कहेंगे, अल्कोहलिक समूह कहते हैं। और जब कोई एक ग्रुप किसी एक पूरी सीरीज के साथ जुड़ता है तो ये होमोलोगस सीरीज कहलाएगा, समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो समजातीय श्रेणी जब विभिन्न एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह और अन्य प्रकार के एल्केनों की सीरीज के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप सभी ले लेंगे। समजातीय श्रेणी हमने समझा, अब देखते हैं हम समजातीय श्रेणी की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं होमोलोगस सीरीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। समजातीय श्रेणी की विशेषताएं या प्रॉपर्टीज आप बेसिकली कह सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ हम बात करें, इनके नंबर ऑफ मेंबर सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी, CH2 का अंतर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? CH2 का अंतर देखने को मिलता है। और 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर देखने को मिलता है। भाई द्रव्यमान इकाई की बात करें, कार्बन का द्रव्यमान इकाई परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1 1 2, तो 14 का अंतर देखने को मिलेगा और CH2 का अंतर देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें CH4 मीथेन, फिर C2H6 इथेन, कितना डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस कितना है? CH2 का। फिर C3H8 प्रोपेन, तो इसमें CH2 का अंतर है। तो जितने भी होमोलोगस सीरीज होती है उसमें डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो CH2 का होता है। जैसे एग्जांपल और ले लो, जैसे हम बात करें CH3OH एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, और C2H5OH एथिल अल्कोहल, और डिफरेंस कितना है? CH2 का डिफरेंस है, राइट? CH2 का डिफरेंस है। तो ये क्या कहलाएगा? ये होमोलोगस सीरीज कहलाता है। समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। इन सदस्यों को प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, और ये इनको विशिष्टताएं प्रदान करता है, स्पेसिफिक चीजें प्रदान करेगा। फलस्वरूप ये सदस्य समान रासायनिक गुणधर्म तथा भिन्न भौतिक गुणधर्मों को दर्शाते हैं। जितने भी होमोलोगस सीरीज है इनमें जो रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, भौतिक गुणों में अंतर है। इनका क्वथनांक, गलनांक हम बात करें, ये सभी अंतर के होंगे, लेकिन इनके रासायनिक गुण विभिन्न रसायनों के साथ क्रियाओं में बनने वाले उत्पाद समान होंगे, अर्थात रासायनिक गुण समान होगा। ठीक है। इन सदस्यों के अणु द्रव्यमान में अंतर होने के कारण, देखिए इनमें एटॉमिक मास में डिफरेंस है, CH2 का अंतर है तो इनके द्रव्यमानों में अंतर है, लेकिन इसके कारण इनके भौतिक गुणधर्मों में अंतर आ जाता है। तो द्रव्यमान में अंतर है, फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर आ जाएगा, लेकिन अणु द्रव्यमान बढ़ने के कारण इनके सदस्यों का गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता जाता है, परिवर्तित होता है, अर्थात भौतिक गुण में तो अंतर होगा लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है, इनमें क्रियात्मक समूह समान है, इनमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें उसमें डिफरेंस तो होगा, क्रियात्मक समूह में समानता के कारण इनके रासायनिक गुणों में अंतर नहीं होता है, रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रासायनिक गुणों में समानता होगी, जबकि भौतिक गुण में क्या होंगे? अंतर देखने को मिलता है, भौतिक गुण में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। ये बात समझ आई कि होमोलोगस सीरीज की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताओं में क्या है। अब हम देखते हैं कार्बन यौगिकों के नॉमेनक्लेचर के बारे में। इससे पहले ही हमने समझ लिया है, लेकिन आइए फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन मोड में पढ़ लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन यौगिकों का नाम पद्धति, नामकरण की विधि, राइट। किसी समजातीय श्रेणी में, किसी होमोलोगस सीरीज में यौगिकों के नामों का आधार वैश्विक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार
पूर्व लग्न उपसर्ग जिसे कहेंगे अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। मैंने दो बातें आपसे कही थी, एक शब्द का प्रयोग होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न, मतलब जो पहले लगता है पूर्व लग्न, और सफिक्स को कहते हैं अनुलग्न। अनुलग्न कहते हैं जो पीछे लगता है। अनु मीन्स होता है पीछे लगना, पूर्व मीन्स पहले लगना। अच्छा, वैसे अब हिंदी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो उपसर्ग का प्रयोग हम शब्दों के पहले करते हैं और प्रत्यय का प्रयोग हम शब्दों के बाद में करते हैं, राइट। तो प्रीफिक्स में मूलाक्षर आते हैं, रूट वर्ड आते हैं, और सफिक्स में आता है क्रियात्मक समूह। इसमें क्या आते हैं, अगर हम केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी पढ़ें तो इसमें रूट वर्ड आते हैं, मूलाक्षर का प्रयोग करेंगे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। जबकि हम सफिक्स की बात करें, अनुलग्न की बात करें, इसमें क्रियात्मक समूह या जिसे आप प्रक्रियात्मक समूह कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, इनके प्रयोग के आधार पर इनका हम नामकरण करेंगे। चलिए भाई बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर और आइए समझते हैं इनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बन यौगिकों की केमिकल प्रॉपर्टीज, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, हम बात करें पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है जलन या दहन। बेसिकली बात करें जलाना, दहन करना, बर्न करना। सामान्यतः ये यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, दहन करके, गर्म होकर के, जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं और ये प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का उत्पादन करते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं, जैसे हमने बात किया मीथेन का, हमने बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ दहन किया, यहाँ पे टेम्परेचर तापन का प्रयोग करेंगे, ताप देंगे तो ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और उसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाएगी, कंबशन रिएक्शन कहलाएगा। भाई कंबशन कहलाएगा कि इसको हमने दहन करने पर जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होती है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वायु की प्रचुर मात्रा में जलेगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वायु की प्रचुर मात्रा में जलाने पर नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित आपूर्ति में क्या करती है, ये ज्वाला उत्पन्न करती है। क्या करेगी, ये उजली ज्वाला उत्पन्न करती है और इस प्रकार से इसमें लाइट, इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ये अभिक्रियाएं होंगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में अभिक्रिया करेगा तो यहां पर उजली ज्वाला प्राप्त होगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर हम दहन करें तो यहां पर उज्ज्वली ज्वाला या कज्ज्वली ज्वाला प्राप्त होती है, जिसमें हम बात करते हैं ब्लैकिश फ्लेम प्राप्त होता है, ब्लैकिश फ्लेम या कज्ज्वली ज्वाला हमें प्राप्त होती है। कोयले तथा पेट्रोलियम का अगर हम दहन करें तो इससे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनेंगे, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है और इस प्रकार से ये एसिडिक रैन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। आइए इसको हम समझ लें। हम बात करें कि सल्फर के जो ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या बेसिकली ट्राई ऑक्साइड बनता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, राइट। और ऐसे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं ये जल से अभिक्रिया करके बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल। और अगर हम बात करें कि एसिडिक रैन अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैसें या कौन से पदार्थ रिस्पॉन्सिबल है, अम्लीय वर्षा के लिए जो पदार्थ रिस्पॉन्सिबल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसकी उपस्थिति में एसिडिक रैन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा के लिए दो पदार्थ रिस्पॉन्सिबल है। जहां हम बात करते हैं सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में अम्लीय वर्षा होती है। तो सल्फर का डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके या बनाता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, और इसकी उपस्थिति में जो वर्षा होगी इसी को एसिडिक रैन कहते हैं, इसी को अम्लीय वर्षा कहलाती है ये, राइट। चलो भाई बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। आइए समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। चलो एक एक को हम समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग किसे कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल, ऑक्सीडाइजिंग पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है,
इसको हम समझने का प्रयास करें, हम कुछ पदार्थों की बात करेंगे, जैसे कई सारे पदार्थ कि जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है, ठीक है, या कुछ पदार्थों में ऑक्सीजन के देने की क्षमता होती है, तो ऐसे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ऑक्सीजन देने की क्षमता वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीजन देने की क्षमता वाले पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्लियर? चल, जैसे हम बात करें ऑक्सीकारक पदार्थ में है, एल्कलाइन मीडियम में क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिडिक मीडियम में क्या है? अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सभी जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी ऑक्सीकारक है। इनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता है, ये सभी ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत करके नए पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। हम बात करें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, किसी यौगिक में जब ऑक्सीजन क्या करेगा? संयोग करेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जब कोई पदार्थ है इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो यह घटना ऑक्सीडेशन कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी, और इससे कुछ एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एवं हाइड्रोजन पृथक होती, दो सिचुएशन होगी, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। तो दो सिचुएशन होगी, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी से हम अगर देखें एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो यह क्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाएगी? एथेनॉल C2H5OH का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, और ये क्या बनाता है? ये बनाएंगे C2H5COOH, ये एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। यह घटना ऑक्सीकरण कहलाती है, क्योंकि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनने में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन का संयोजन होगा, और ये हाइड्रोजन पृथक करती है, H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? यही कहलाती है। एथेनोइक अम्ल बनने में ऑक्सीजन का संयोजन होगा, हाइड्रोजन का पृथक होगा, ये क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगली। आइए देखते हैं एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। इसे आप संकलन अभिक्रिया कहेंगे, एडिशन रिएक्शन किसे कहा जाए, या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संकलन अभिक्रिया कहते हैं, किसी भी प्रकार की। इसे आप संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह के या एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, हम बात करें निकल और प्लेटिनम, निकल और प्लेटिनम की उपस्थिति में जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोज करके, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4, जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम, तो ये क्या बनाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएगा। इसी को हम बात करते हैं कि जब एक प्रकार का हम बात करें वनस्पति तेल, देखिए यहां हम बात करें वनस्पति तेल, ये ज्यादा सही क्रिया है। वनस्पति तेल जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वनस्पति तेल का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम की उपस्थिति में। वनस्पति तेल को हम क्या करते हैं? अभिक्रिया कराएंगे, जिससे ये वेजिटेबल घी में चेंज होगा, वनस्पति घी में चेंज होगा, और ये क्या कहलाएगा? यही अभिक्रिया कहलाती है संकलन अभिक्रिया, या इसे को हम डालडा कहते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? संकलन अभिक्रिया कहलाती है।
हम बात करें संतृप्त वशीय अम्ल, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जो डालडा है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि भोजन पकाने के लिए असंतृप्त फैटी एसिड का यूज करना चाहिए। जो ऑयल्स होते हैं, चाहे हम मस्टर्ड ऑयल की बात करें, ये विभिन्न प्रकार के सरसों के तेल हुए, या विभिन्न प्रकार के तेलों की बात करें जिनका प्रयोग हम अपने भोजन को पकाने के लिए करते हैं, तो ये असंतृप्त क्या है, फैटी एसिड्स है, और इनका प्रयोग हम इनमें करेंगे। जबकि हम संतृप्त फैटी एसिड का प्रयोग करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए क्या होंगे, हानिकारक होते हैं। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लोगे, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइंड करेंगे, आइए समझते हैं। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अत्यधिक अनभिकृत होते हैं, जब कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्शन आसानी से नहीं कर रहा है, तो अधिकांश अभिकर्मक की उपस्थिति में वो अक्रिय होगा। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अति तीव्र गति से हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया कहलाएगी। और इसी प्रकार से क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित करता है, तो यह रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, वो कहलाती है। अभी मैंने रिएक्शंस की बात की थी, आइए एक बार फिर से देख लें। इसे कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का क्लोरीनीकरण कैसी अभिक्रिया है, तो मीथेन का क्लोरीनीकरण एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर हम बात करें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण की ही हम बात कर रहे हैं। आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। मीथेन का हम क्लोरीनेशन कराएंगे, मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया होगी, क्लोरीनीकरण होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को HNU से प्रेजेंट करते हैं, जिसे फोटॉन कहेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, और आप ये देखोगे एक एक हाइड्रोजन को एक एक क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन होगा। जैसे यहां प्राप्त होगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड, HCl बनेगा। पहले स्टेप में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन एक क्लोरीन परमाणु से हुआ। फिर हम देखेंगे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में फिर से एक क्लोरीन का रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन होगा, CH2Cl2 बनेगा, HCl बनता है। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से क्लोरीन का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, CHCl3 बनेगा, HCl बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में भी होगा CHCl3 Cl2 से रिएक्शन करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, CCl4 प्लस HCl, राइट, CCl4 प्लस HCl। आप देखोगे इस अभिक्रिया के अंतर्गत मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रिया होगी वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है। प्रत्येक अभिक्रिया के पद में एक एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन से प्रतिस्थापित होता जा रहा है और यहाँ पे उत्पाद का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, और इसी अभिक्रिया को हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का क्लोरीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। चलिए, फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। सभी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आइए देखते हैं एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में, ठीक है। एथेनॉल के गुणधर्म को अगर हम समझें, पहले हम एथेनॉल को समझते हैं कि एथेनॉल क्या है, फिर इसके हम गुणधर्म को समझते हैं, ठीक है। एथेनॉल की बात कर लें, C2H5OH, C2H5OH की बात करें, एथेनॉल क्या है, इसके गुणधर्म को हम समझने का प्रयास करें। पहले एथेनॉल समझते हैं। एथिल अल्कोहल C2H5OH, अगर आप बात करें इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो इसमें जो क्रियात्मक समूह वो अल्कोहलिक समूह है। क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक समूह इसमें जुड़ा है, जो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल कहलाएगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है एथिल अल्कोहल
या एथेनॉल। अब हम क्रियात्मक समूह के यौगिक पढ़ रहे हैं, इसका आईपीएसी नेम है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। इसमें अल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है। एथिल अल्कोहल की हम बात करें, इसका निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके निर्माण की कई विधियों का हम प्रयोग करते हैं इसके निर्माण करने के लिए। एक होता है, हम बात करें जनरली देखें कि एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो औद्योगिक विधि होती है एथिल अल्कोहल के निर्माण की, जिसे हम कहते हैं सीरे के द्वारा। देखो 2-3 विधियों का हम प्रयोग करते हैं। एथिल अल्कोहल का निर्माण हम करते हैं स्टार्च युक्त पदार्थों के द्वारा। स्टार्च युक्त पदार्थों की बात करें, जैसे आलू, जौ, मक्का, बाजरा, इनका प्रयोग हम एथिल अल्कोहल के निर्माण में करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे ड्रिंकिंग में यूज किया जाता है, एथिल अल्कोहल, राइट। एथिल अल्कोहल का इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, फॉर्मेशन का, औद्योगिक निर्माण की विधि क्या है, तो इसी को गन्ने के शीरे के द्वारा बनाया जाता है। गन्ने के शीरे के द्वारा बनाते हैं, इसी को हम इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं, इसे औद्योगिक निर्माण की विधि कहते हैं। अब आपने शुगर केन्स या हम बात करें शुगर फैक्ट्रीज देखी होगी गन्ने के, या हम बात करें शुगर मिल या शुगर फैक्ट्री देखा होगा आपने, चीनी मिल देखी होगी। ठीक है, उसमें आप क्या देखते हैं, जब गन्ने से हम चीनी का निर्माण करते हैं, शुगर केन से शुगर फॉर्मेशन करेंगे, तो शुगर केन जो गन्ने से प्राप्त शीरा होता है, सीरे का प्रयोग हम एथिल अल्कोहल के निर्माण के लिए करते हैं। सीरे में विभिन्न प्रकार के, सीरे में ईस्ट खमीर मिलाते हैं, जंतु चारकोल मिलाते हैं, और धीरे धीरे इससे क्या प्राप्त होता, गन्ने के सीरे से हमें एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये सभी इंडस्ट्रियल मेथड कहलाती है, ये औद्योगिक विधि है एथिल अल्कोहल के निर्माण की। आपने अपने घरों के आसपास या जो भी नियरेस्ट आपके शुगर फैक्ट्री होगी, चीनी मिल होगी, वहां आप देखोगे तो शुगर फैक्ट्री के जस्ट बगैर एक टैंक बना होता है, जिसे एथेनॉल टैंक कहते हैं, एथिल अल्कोहल टैंक कहते हैं, उसी से इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपने समझ लिया कि एथिल अल्कोहल के निर्माण किन किन विधियों से होगा। आइए समझते हैं एथिल अल्कोहल के गुणधर्म क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। भाई एथेनॉल के हम भौतिक गुणधर्म की बात करें तो ये रंगहीन होगा, गंध और जलने वाला और स्वाद युक्त ये पदार्थ है। ये जल में भाई घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना केल्विन है, मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन है। और इसकी उदासीन प्रकृति, इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक प्रकृति का होता है ना ये बेसिक प्रकृति का होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इनके कुछ भौतिक गुणधर्मों को आपने समझा कि एथिल अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म क्या क्या है। अब आइए समझते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म। अगर हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से करा दें, सोडियम से अभिक्रिया करा दें तो बनता है सोडियम एथॉक्साइड। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम मेटल से करा दे तो बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। ये C2H5O यानी सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। या और अन्य पदार्थ से क्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। ये बात क्लियर है। अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हाई टेम्परेचर पर क्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल का, और इसका हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं, तो एल्कीन या इथीन प्राप्त होता है, C2H4 बनेगा। इसे आप एल्कीन या इथीन कहोगे। ये तो एल्कीन जनरल पार्ट हो गया, ये इथीन का फॉर्मेशन करता है। अब क्रिया समझनी है आपको, आइए समझाते हैं इस रिएक्शन को कि C2H5OH एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर 160-170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे तेजी से गर्म कर रहे हैं, और इसकी अभिक्रिया क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया हो रही है, और इसको हम निर्जलीकरण कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को अगर आप नाम जानना चाहें, इस अभिक्रिया की नाम क्या होगी, इसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहेंगे, इसे अल्कोहलों का निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कोहलों का निर्जलीकरण कहते हैं, अल्कोहलों का निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अल्कोहल की हाई टेम्परेचर 160-170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये बनता है C2H4, एल्कीन बनता है और जल निकलता है। वाटर रिमूवल की क्रिया को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। एल्कीन इट मींस एथीन का निर्माण होता है, इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलों का निर्जलीकरण।
ये जरूर स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस प्रकार से हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी कि एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम मेटल से सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा, एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से ये बनेगा एल्कीन या एथीन बनता है और जल का निकलना निर्जलीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए भाई एथेनॉल के हम यूजेस देखते हैं। एथिल अल्कोहल का प्रयोग कहां कहां करेंगे? देखो अल्कोहलिक पेय में, ड्रिंकिंग में करते हैं इसका प्रयोग, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इसका यूज करते हैं, आइए समझेंगे। दवाओं तथा टॉनिकों में इसका यूज होता है, अलग अलग मेडिसिन में, अलग अलग सिरप्स में प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में, रिएजेंट के रूप में हम बेसिकली बात करें या रिएक्टेंट के रूप में प्रयोग होता है। और साबुन निर्माण में सोप फॉर्मेशन में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग साबुन निर्माण में भी किया जाएगा। तो एथेनॉल का अलग अलग यूज होगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक नेक्स्ट कंपाउंड एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। इसके कुछ भौतिक गुणधर्म, कुछ रासायनिक गुणधर्म, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके गुणधर्म क्या क्या है। एथेनोइक एसिड की बात करें तो इसका नाम है CH2H5COOH। इसी को क्या कहेंगे? एथेनोइक एसिड कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा? ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक समूह। क्या कहते हैं इसे? कार्बोक्सिलिक समूह इसमें फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है भाई, ये रंगहीन होता है, रंगहीन द्रव है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और सिरके जैसी गंध आती है। इनका जो लोअर मेंबर है एसिटिक एसिड, वो सिरके में पाया ही जाता है। इनकी बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन, 290 केल्विन इसका क्वथनांक और गलनांक पाया जाएगा। हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड का 3 से 4% जो है जलीय विलयन क्या कहलाएगा? सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जलीय विलयन सिरका, विनेगर कहलाएगा। अगर हम बात करें एथेनोइक एसिड की, एथेनोइक एसिड की हम बात करें तो एथेनोइक एसिड शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। क्या होगा? ये बर्फ की तरह जम जाएगा और इसे ग्लाइसल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइसल एसिटिक एसिड कहेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो बर्फ में जमने वाली प्रकृति होगी, ये ग्लाइसल एसिटिक एसिड कहलाती है। तो ये जो होगा एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड के भौतिक गुणधर्म को आपने समझा। CH3COOH वो होता है एसिटिक एसिड और ये एथेनोइक एसिड है CH3COOH। एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। अच्छा यहां पर ये सही है भाई, CH3COOH होगा एसिटिक एसिड, ये सही है। इसी को एथेनोइक एसिड कहते हैं, एथेनोइक एसिड, ये सही है। इसी को जनरली हम एसिटिक एसिड कहते हैं, बिल्कुल सही, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, यहां आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जरूर इसे करेंगे। इसमें पाया जाने वाला जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक समूह कहलाएगा। ये क्या है? क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लोगे, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। आइए एथेनोइक एसिड CH3COOH की कुछ प्रमुख अवक्रियाओं को समझे जो इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे हम एक अवक्रिया की बात करते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरीकरण अवक्रिया, एस्टर का फॉर्मेशन होना। वही एथेनोइक एसिड से एस्टर का बनना, RCOOR सूत्र के यौगिक एस्टर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? एस्टर कहलाते हैं। चलो भाई इसी बात को हम समझते हैं। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होंगे और एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से क्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। आइए समझते हैं इसकी अभिक्रिया को। हम अभिक्रिया को समझें। RCOOH ये क्या है? यह है एसिटिक एसिड और इसकी अभिक्रिया करा दे अल्कोहलिक समूह से, ROH से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे जल के अणु बाहर निकलेंगे और फॉर्मेशन होगा RCOOR। इस सूत्र के यौगिक एस्टर कहलाते हैं और यहाँ पर जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। ये प्रक्रिया एस्टर बनने की प्रक्रिया कहलाएगी। RCOOR सूत्र के यौगिक एस्टर कहलाएंगे।
कोई एग्जांपल ले लो, C2H5COOH या CH3COOH, कोई भी आप ले सकते हैं। और यहां हमने क्या ले लिया, यहां ले लिया CH3COOH। किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं, यहां आप ले सकते हैं CH3COOH और यहां पर आप ले सकते हो C2H5OH। ठीक है, तो आप ये समझेंगे CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट बनता है और ये क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। ये क्रिया एस्टरीफिकेशन कहलाएगी, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। CH3COO C2H5 बनेगा, एथिल एसीटेट बनता है। और एथिल एसीटेट क्या है, एक एस्टर है, एस्टर का फॉर्मेशन करना, यह क्रिया एस्टरीफिकेशन कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कैसी रिएक्शन होगी, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहलाएगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ आई। एस्टरीकरण रिएक्शन क्या है, जब किसी एस्टर का निर्माण एसिड और अल्कोहल की उपस्थिति में करते हैं, एसिटिक एसिड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो हमें एस्टर प्राप्त होगा और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, क्षारक के साथ अभिक्रिया, जब किसी खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम समझते हैं कि जब क्षारक के साथ अभिक्रिया होगी एथेनोइक अम्ल की, एथेनोइक अम्ल की बात करें CH3COOH की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या फॉर्मेशन करेगा, ये बनाता है मीथेन और सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, मीथेन बनाएगा और सोडियम कार्बोनेट बनाता है। CH3CH तो ये CH4 बनाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है। और इस अभिक्रिया में आप देखेंगे खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट बनाएगा और जल बनाएगा। जहां सोडियम एथेनोएट बनाता है और जल बनाता है, C2H5COO Na बनाएगा। चलो पहले यही रिएक्शन हम देखते हैं। अगर हम बात करें CH3COO Na बनाता है और जल का निर्माण करता है, सोडियम एसीटेट बनाएगा। अगर हम बात करें वो रिएक्शंस भी बनती है, लेकिन पहले ये उत्पाद का फॉर्मेशन करेंगे। सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण करता है इस अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, चलो कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी। अब यहां पर हम देखते हैं किसका फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन जरूर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब एथेनोइक एसिड CH3COOH एथेनोइक एसिड कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलता है। जैसे हम बात करें ये किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट या हम सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराए, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी तो बनेगा सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। यहां बनेगा सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। देखिए ये रिएक्शन प्राप्त हुआ और ये क्या कहलाएगा, ये सोडियम एसीटेट कहलाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है तो यह अभिक्रिया होगी सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन करती है। एसिटिक एसिड की अभिक्रिया या जिसे आप एथेनोइक अम्ल कहते हैं, एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया हमने किससे कराई, क्षार के साथ अभिक्रिया या सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रोजन के कार्बोनेट से अभिक्रिया कराओगे, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट का निर्माण होगा। चलिए ये रिएक्शंस आप जरूर लिख लेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आइए हम एक टॉपिक समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट क्या है, साबुन और अपमार्जक किस प्रकार से हम इसे प्रयोग करते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, इनके यूजेस क्या क्या है, ये टॉपिक्स हम समझने वाले हैं। हम साबुन की बात करें, साबुन किसे कहते हैं, सोप किसे कहते हैं। जो सोप होता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की
सोडियम या पोटेशियम साल्ट की एक लंबी श्रृंखला होती है। आपसे पूछा जाए सोप किसे कहते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड सोप, कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या कहेंगे, साबुन कहते हैं। सोडियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला को साबुन कहते हैं। साबुन केवल मृदु जल, सॉफ्ट वाटर के साथ सफाई करता है। जो मृदु जल होगा, सॉफ्ट वाटर है, इसके साथ ये सफाई का कार्य करेगा। कठोर जल के साथ ही सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बनाता है। कठोर जल के साथ ये प्रभावहीन होगा। कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं देता है, जिससे कपड़े की सफाई नहीं हो पाती है। साबुन के अणु में दो चीजें पाई जाती है, एक तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, जिसे आप कहते हो जल विरागी, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप पाए जाते हैं। हाइड्रोफोबिक ग्रुप पाए जाते हैं। कुछ ग्रुप होगा जो जल के साथ तेजी से मिलते हैं और कुछ जल से दूर भागते हैं। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो प्रकार के पदार्थ साबुन में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि डिटर्जेंट किसे कहेंगे, अपमार्जक किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है भाई, डिटर्जेंट किसे कहते हैं, ये बात हमें समझनी है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं और ये अपमार्जक मृदु तथा कठोर जल के साथ सफाई प्रक्रिया कर सकते हैं। भाई डिटर्जेंट किसे कहते हैं, अपने घरों में प्रयोग किया होगा कपड़े की सफाई में डिटर्जेंट्स का प्रयोग। डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लेकिन ये अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होते हैं। ये बात समझ आई। साबुन क्या है, साबुन सोडियम पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट है, जबकि डिटर्जेंट अमोनियम और सल्फेट कार्बोक्सिलिक अम्ल के साल्ट है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपने समझा। अपमार्जक जो होगा वो सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर सभी में सफाई कर देगा, जबकि साबुन ऐसा नहीं करते। ठीक है, आइए समझते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक किसे कहते हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है जल रागी, जल से स्नेह, एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है जल के साथ क्या होगा, जल से ये दूर भागेंगे, हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। मतलब फोबिया का मीनिंग आप समझते हो, फोबिया मीन्स डरना, तो जल से दूर होंगे, जल विरागी होंगे। साबुन के जो अणु होते हैं वो क्या होंगे, जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। भाई एक सिर में हाइड्रोफिलिक नेचर, दूसरे में हाइड्रोफोबिक नेचर। ठीक है, जल विलेय जल के एक सिर में जल रागी हाइड्रोफिलिक नेचर पाया जाएगा और हाइड्रोकार्बन वाले दूसरे सिर में जल विरागी हाइड्रोफोबिक नेचर पाया जाता है। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, अब यही हम बात करते हैं कि साबुन के द्वारा कपड़े की सफाई की प्रक्रिया, जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ सैपोनिफिकेशन कहते हैं, उसमें मिशेल अणु फॉर्मेशन होता है और ये कपड़े की सफाई में हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं कि मिशेल अणु का निर्माण कैसे होगा। मिशेल का निर्माण कैसे, जल के अंदर अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। जल में अणु पाए जाएंगे, विशेष व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, जिससे इनका हाइड्रोकार्बन का जो सिरा है, एक सिरा हाइड्रोकार्बन है और वो बाहर का तरफ बना होगा, और दूसरा जो एक बड़ा गुच्छा बनता है, हाइड्रोकार्बन का एक गुच्छा बनता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। जल विरागी जो पूंछ होगी गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होगी, जबकि आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। क्या कहेंगे, इस संरचना को मिशेल कहते हैं। चलिए हम इसको बना के आपको बताते हैं। ये प्रक्रिया मिशेल कहलाएगी, जिसमें इसमें मॉलिक्यूल्स हैं और एक सिरा क्या कहलाएगा, एक सिरा कैसा होगा, यहां आपने अभी समझा है कि जो होगा ऐसे अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनता है, जिसके जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होंगे, जबकि आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होगा। आयनिक सिरा जो होगा वो गुच्छे की सतह पर होगा, जो जल रागी कहलाएगा, और जल विरागी जो होगा इसमें होगा जल विरागी शिरा, इसमें पाया जाता है।
राइट। जल विरागी शिरा कहां पाया जाएगा? आपने देखा जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होगा, जबकि आयनिक शिरा गुच्छे की सतह पर होगा, और इस संरचना को मिशेल कहते हैं। मिशेल अणु के बनने की संरचना ये कहलाएगी मिशेल अणु का बनना। तो मिशेल अणु के बनने से क्या होगा? कपड़े की सफाई की प्रक्रिया होती है। जो जल विरागी है वो जल से दूर जाएगा और जल स्नेही उसको साफ सफाई करके वो बाहर निकाल देता है। यही प्रक्रिया मिशेल अणु के फॉर्मेशन की कहलाती है और इसी को सेपोनिफिकेशन ऑफ क्या कहेंगे? सेपोनिफिकेशन कहते हैं, जिसे को हम साबुनीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। आइए इसी को समझेंगे। साबुन की सफाई की प्रक्रिया, क्लीजिंग एक्शन ऑफ वाटर, क्लीजिंग या क्लीनिंग एक्शन ऑफ वाटर, क्लीजिंग एक्शन ऑफ वाटर जल की सफाई की प्रक्रिया, क्लीजिंग एक्शन ऑफ सॉप साबुन की सफाई की प्रक्रिया। ठीक है। अधिकांश जब किसी कपड़े की साफ सफाई करके उसमें जो डस्ट होगा, अधिकांश मैल होगा, वो तैलीय होता है। जो जल विरागी छोर इस मैल के साथ जुड़ता है, जल विरागी छोर उसके साथ जुड़ेगा जहां मैल होगा। जल के जो अणु होंगे वो जल रागी छोर पर साबुन के अणु को घेर लेंगे। जो जल का वाटर को मॉलिक्यूल होगा वो जल रागी छोर पर साबुन के अणु को घेरेगा और इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया में साबुन के अणु की मिशेल संरचना बनती है। जैसे मैंने आपको बताया साबुन के अणु की एक मिशेल संरचना बनती है और इस प्रक्रिया में साबुन के अणु जो होंगे वो तैलीय मैल का पायस बन जाता है, एमल्सन बन जाता है। जहां पे डस्ट होगा और साबुन होगा वो पायस बनाएंगे और विभिन्न भौतिक विधि जैसे पटकेंगे, डंडे से पीट कर साफ सफाई होती है, ब्रश से साफ सफाई होगी, तो इसकी सहायता से उस कपड़े की साफ सफाई हो जाती है और यही प्रक्रिया सेपोनिफिकेशन या बेसिकली हम क्लीजिंग एक्शन ऑफ सॉप कहते हैं। साबुन के द्वारा उस कपड़े की सफाई की प्रक्रिया कहलाती है जिससे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हमने पढ़ा वो सेपोनिफिकेशन पढ़े कि सेपोनिफिकेशन की प्रक्रियाएं क्या क्या होती है। आइए समझते हैं अगले पॉइंट की, जिसकी हम बात करेंगे अघुलनशील पदार्थ, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं सॉल्युबल, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो घुलनशील प्रकृति के नहीं होते, अघुलनशीलता पाई जाती है। यह है क्या? समझते हैं इस बात को। कठोर जल में पाया जाने वाला, देखिए जो हार्ड वाटर है जिसे कठोर जल कहते हैं, उसमें मैग्नीशियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम के सल्फेट या विभिन्न प्रकार के मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट और कार्बोनेट पाए जाते हैं। कठोर जल में प्रयुक्त मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण जो है वो साबुन के जल रागी भार के साथ क्या होंगे? अभिक्रिया करते हैं और अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिसे स्कीम कहते हैं, जिसके कारण सफाई की प्रक्रिया बाधित होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि साबुन कठोर जल के साथ साफ सफाई नहीं कर पाएगा, वो मृदु जल के साथ ही अभिक्रिया करता है, साफ सफाई करता है। अपमार्जक की बात करें, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, उनका एक अणु आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित होता है, जबकि दूसरा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता। और यही कारण है कि डिटर्जेंट कठोर जल में भी साफ सफाई कर देंगे, जबकि हम बात करें सॉप की, साबुन की, जो सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण कहलाते हैं, वो साफ सफाई कठोर जल में नहीं कर पाते। इसीलिए साबुन जो है पूर्णतया बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव निम्नीकरण होते हैं, जबकि अपमार्जक नहीं होते ऐसा। और इसी प्रकार से साबुन पर्यावरण हितैषी कहलाएंगे, लेकिन अपमार्जक पर्यावरण हितैषी नहीं कहलाते हैं। ये प्रक्रियाएं हमने पढ़ी सॉप के बारे में, साबुन की प्रक्रियाएं पढ़ी, डिटर्जेंट अपमार्जक के बारे में हमने पढ़ा कि ये किस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं और कैसा ये व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। इनमें बेसिक अंतर भी हमने समझ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की ये सेशन, आपकी क्लास कैसे लगी? स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पूरे हमने 1 चैप्टर को इस तरीके से 1 शॉट में कवर किया है। आपने इसको पूरी तरीके से देखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, नोट्स जरूर बनाते चलें और इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे स्कोर के साथ आप अपने बोर्ड में एक अच्छा स्कोर करके एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Please subscribe the channel and press the bell icon for day notification.